Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कहते हैं कि बनारस से कुछ दूरी पर बना चुनार का किला रातों रात भूतों ने बनाया था। शाम 5 बजे के बाद किले के आसपास भी भटकना मना है, और तो और दिन के उजाले में भी वहां एक दीवार के पार जाना मना है। वहां किले के अंदर एक कुआं भी है, जहां किसी जमाने में उतर के वहां की रानी नहाया करती थी। हिंदुस्तान के सबसे पुराने खंडहरों में से एक ये चुनार का किला 56 BC यानी कि ईसा पूर्व में बनाया गया था। गंगा के किनारे बने इस किले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अश्मित को फोटोग्राफी और पुराने खंडहरों का शौक था। इसके बारे में सुनते ही वहां जाने को मचल उठा। टिकट्स वगैरह करवा के बनारस पहुंचा और फिर वहां से चुनार। वहां पहले तो नाव से पूरे किले की बहुत सारी उसने तस्वीरें ली और फिर उसके बाद पहुंचा किले के अंदर। अश्मित के हाथ जैसे कोई खजाना लग गया था। इतनी खुशी शायद ही किसी और चीज से मिली थी उसे। किले के अंदर ही बने हुए एक खंडहर के अंदर फोटोज क्लिक करते वक्त अश्मित ने महसूस किया कि कैसे वहां की छत पे बड़ी ही अलग किस्म की नक्काशी थी। उसने लाइट चेक की और एक कोने से छत की तस्वीरें लेने लगा। 3-4 तस्वीरें ही ली थी उसने कि तभी अचानक एक पानी की बूंद उसके कैमरे के लेंस पर आकर गिरी। तुरंत ही अश्मित ने लेंस को खोला और कपड़ा निकाल के साइड में बैठकर उस पानी की बूंद को पोंछने लगा कि ठीक तभी उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे आया और उसके ठीक पास आकर बैठ गया हो। लेकिन उस वक्त उसे दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। अश्मित तुरंत वहां से उठ के खड़ा ही हुआ था कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। हाथ पे इतनी जोर से चोट लगी थी कि कैमरा छिटक के दूर जा गिरा। अश्मित ने उठकर अपने कपड़ों पर से धूल मिट्टी झाड़ी और कैमरा उठा के देखा। इतनी जोर से गिरने के बावजूद कैमरे या उसके लेंस पर एक खरोंच का निशान नहीं था। उसे राहत की सांस मिली, लेकिन फिर भी लेंस का हाल चेक करने के लिए उसने एक बार लेंस कैमरे में लगाकर देखा तो सामने उसी जगह एक कोने में एक लड़की खड़ी मुस्कुराते हुए इशारे से उसे अपने पास बुला रही थी। कुछ अजीब से कपड़े पहने थे, लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की आज तक अश्मित ने नहीं देखी थी। लड़की उसकी ओर देखकर मुस्कुराए जा रही थी। अश्मित ने बिना कैमरे के उस तरफ देखा तो वहां कोई भी लड़की नहीं थी। उसने दोबारा कैमरे के लेंस में से देखा तो लड़की वहीं पर खड़ी अभी भी मुस्कुरा रही थी और उसे इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। अश्मित को पता नहीं क्या सूझा। वो धीमे धीमे उस जगह की तरफ चलने लगा जहां वो लड़की लेंस के जरिए दिखाई दे रही थी। उस जगह से तकरीबन 4 कदम ही दूर होगा अश्मित, जब उसके कानों में पीछे से किसी ने धीमे से कहा, कुएं के पास मिलो। ये चुनार के किले का वही कुआं था जिसके बारे में लोग कहते हैं कि किसी जमाने में रानी उसमें उतर के नहाती थी
और दासियां और सिपाही उस कुएं को घेर कर खड़े रहते थे। कुएं के पास की मिट्टी का रंग थोड़ा अलग था, बिल्कुल लाल। अश्मित जब उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा तो कुएं से कुछ 50 कदम दूर रहा होगा, जब अचानक कानों में हवा की आवाज बहुत ज्यादा तेज होने लगी। अश्मित ने एक कदम आगे रखा तो एक आवाज आई। अश्मित ने एक और कदम आगे बढ़ाया। अश्मित के हर कदम के साथ यही आवाज हो रही थी, जैसे कोई उसके बढ़ते कदमों के साथ साथ कुएं के अंदर कूद रहा हो। अश्मित ने कुएं की तरफ दौड़ना शुरू किया तो कदमों की रफ्तार के साथ साथ पानी की आवाज भी तेज होती गई और कुएं के पास पहुंचकर जब अंदर झांका अश्मित ने तो अब ना हवा की आवाज थी, न कुएं के पानी की आवाज थी, तो सिर्फ अश्मित के हांफने की और उसकी तेज धड़कनों की। कुएं का पानी इतना शांत था जैसे ज़मानों से उसमें कुछ गिरना तो दूर, शायद हवा ने भी छुआ नहीं था उस पानी को। अश्मित ने पता नहीं क्या सोचकर एक पत्थर उठाया और डरते डरते उसे कुएं के ऊपर से ही छोड़ दिया। पत्थर जैसे जैसे पानी की तरफ उसे छूने के लिए बढ़ रहा था। अश्मित पता नहीं क्यों घबरा रहा था और पत्थर पानी को छुए ठीक उससे पहले ही पानी के अंदर से एक हाथ निकला और पत्थर को अपने हाथों में दबोचकर अंदर चला गया। अश्मित के लिए इतना सब शायद कम था। उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला और कैमरे के लेंस से कुएं के अंदर देखा तो उसे वही औरत दिखाई दी, पानी से ठीक थोड़ी सी ऊपर दीवार पे मुस्कुराती हुई अश्मित को इशारे से बुला रही थी। अश्मित की आंखें चौड़ी हुई और वो कुछ भी करता इसके पहले ही उसे किसी ने इतनी जोर का धक्का दिया कि वो सीधा कुएं के पानी में जाके गिरा। अश्मित खुद को बचाने के लिए हाथ पैर चलाने लगा, लाख कोशिशें करके भी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अश्मित का दम घुटे जा रहा था और वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आते जा रही थी। उसने अपना हाथ अश्मित की ओर बढ़ाया ही था कि अश्मित की आंख खुली। आंख खोलने के बाद उसने देखा कि वो कुएं के अंदर नहीं, उसे खंडहर के कमरे में पड़ा हुआ था, जहां पहली बार उसे किसी ने पीछे से बहुत जोर का धक्का दिया था। उसने खैर मनाई कि यह सब कुछ बस एक सपना था और उठकर हाथ पैर की धूल झाड़ के कैमरा उठाने गया तो अश्मित को समझ आया कि चोट इतनी ज्यादा लगी थी कि हाथों की कोहनियों और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। अश्मित ने नीचे अपने पैरों की ओर देखा तो कुएं के पास वाली लाल मिट्टी से उसके जूते अभी भी सने हुए थे। पता नहीं क्या सूझी उसे कि कैमरा उठा के पहले उसने वापस उसी तरफ देखा जहां सपने में वो लड़की उसे दिखाई दी थी। वहां कोई नहीं था। डरते डरते धीमे हाथों से उसी तरफ देखते देखते अश्मित ने कैमरे को अपनी आंख से लगाया तो उसकी सांसें
इतनी तेज हो गई जैसे घंटों दौड़ के रुका हो। वहां सचमुच वही लड़की दिखाई दे रही थी जो शायद उसके सपने में उसे दिखाई दी थी। वैसी ही मुस्कुराहट लिए अश्मित को अपने पास बुलाती हुई। अश्मित का बदन डर से ठंडा पड़ गया था। उसे पता था कि उसे करना क्या है। सपने में उसने अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाए थे, लेकिन इस बार कदम उसने पीछे खींचे और तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। जैसे जैसे अश्मित के कदम वहां से बाहर जाने को हो रहे थे, वैसी ही आवाज हुई जैसे सपने में उसने सुनी थी। तभी सपने में हुए हादसे को याद करके अचानक ही अश्मित रुक गया। उसने देखा कि 2-3 लोग इधर उधर से बातें करते हुए किले को देखते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे। अकेला होता तो शायद वहां न जाता, लेकिन उन लोगों के साथ चलते हुए उसे काफी हिम्मत मिल रही थी। उनके पीछे पीछे चलते हुए अश्मित कुएं तक गया। उन्होंने कुएं में झांक के देखा तो अश्मित ने भी एक पल के लिए सब कुछ भुलाकर कुएं के अंदर देखा। अश्मित सोच ही रहा था कि ये सब कुछ शायद उसका वहम ही रहा होगा कि तभी उसे किसी ने कहा, वो तुम्हें बुला रही है, जाओ जाओ उसके पास जाओ। अश्मित ने पलट के देखा। वो जिनके साथ चलता चलता हुआ यहां तक आया था, उन सब ने पुराने जमाने के राजा महाराजा वाले कपड़े पहने हुए थे। अश्मित को अब सिर्फ बचना था। जिंदा रहने का ख्याल ही उसे बार बार आ रहा था। वहां से इतनी तेजी से वो भागा और भागते भागते उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कई लोग घोड़ों पे उसका पीछा कर रहे हों। अश्मित जितना हो सके उतना तेज भागे जा रहा था। कुएं से दूर उसी छत वाले खंडर को पार करके आगे निकला और बस एक पल को अपने पीछे पलट के देखा तो न जाने सामने किस चीज से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसने होश संभाला और झटके से उठ के देखा तो जमीन बिल्कुल सपाट थी। किसी भी चीज से टकराने का सवाल ही नहीं था। जितनी भी आवाजें अभी तक आ रही थी वो सब शांत हो गई थी। दूर दूर तक पसरा एक सन्नाटा सा था। और तभी अश्मित ने नीचे जमीन पर देखा तो कुछ परछाइयां थी जो उसकी तरफ बढ़ी जा रही थी। और तभी हवा की आवाज बेहद तेज होती जा रही थी। लेकिन दूर दूर तक वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अश्मित ने पूरी जान लगा के वहां से भागना शुरू किया और आते जाते दूसरे टूरिस्ट से आंखें बचाता हुआ सीधा किले के बाहर ही जाके सांस ली। अब पीछे पलट के देखने का भी सवाल नहीं था। अश्मित ने तुरंत वहां से गाड़ी पकड़ी और सीधे अपने होटल के सामने आके रुका। चारों तरफ देखते देखते धीरे धीरे अश्मित अपने कमरे में गया। कैमरा टेबल पर रख के कुछ देर अपने आप से ही सवाल कर रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ तो क्या हुआ। अश्मित बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए नहाने चला गया। नहा के जब दिमाग ठंडा हुआ तो बाहर निकल के सर पहुंचते पहुंचते ऐसे ही आईने पर नजर गई तो देखा उसके कमरे में उसके ठीक पीछे उस किले से मीलों दूर टेबल पे रखे कैमरा के पास में
वही किले वाली लड़की खड़ी थी। अश्मित रुआसी आंखें लिए डरते डरते पलटा तो इस बार शीशे और कैमरे की जरूरत नहीं थी। वो लड़की सचमुच सामने उसे दिख रही थी और इस बार उसने बिना मुस्कुराए ऐसी ही धीमी सी आवाज में कहा, तस्वीर बनने की बारी तुम्हारी है। और इतना कह के वो हवा में कहीं समा गई। दिन दहाड़े अश्मित की आंखों के सामने से वो गायब हो गई। अश्मित को कुछ देर तक तो डर के मारे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। फिर जैसे जिंदगी से हार के एक बोझ की तरह बैठ गया। और तभी अचानक उसे कुछ हुआ। उसने अपना कैमरा उठाया और खींची हुई तस्वीरों को एक एक करके देखने लगा। कई सारी तस्वीरों के बाद उसने एक तस्वीर देखी जिस पे उसकी आंखें ठिठक गईं। एक बोर्ड लगा था उस तस्वीर में जिस पर लिखा था, कृपया यहां तस्वीरें ना खींचें। और ठीक उसी बोर्ड के नीचे वो परछाइयां भी थी जो कि अश्मित का पीछा किले में कर रही थी। अश्मित ने तुरंत सारी तस्वीरों को एक एक करके डिलीट करना शुरू कर दिया और सारी फोटोज डिलीट करने के बाद एक आखिरी फोटो देख के अश्मित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस आखिरी तस्वीर में अश्मित उसी कमरे के बाथरूम में मरा पड़ा था और खून पूरे बाथरूम में फैला हुआ था। अश्मित तुरंत उठकर कपड़े पहन के भागने को हुआ तो उसके पैरों को किसी ने पकड़ के जोर से बाथरूम में खींच लिया। अश्मित चीखता गया और बाथरूम में खींचता गया। कुछ देर तक बाथरूम का दरवाजा पकड़ के खुद को बचाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन एक जोर के झटके के साथ अश्मित बाथरूम के अंदर पूरी तरह चला गया और दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। कुछ देर तक रोने, गिड़गिड़ाने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, लेकिन बस कुछ ही देर तक। उसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगली बार किसी तस्वीर को खींचने से पहले अगल बगल में लगे हुए बोर्ड को जरूर देख लें। बोर्ड को जरूर देख लें। रात के उस वक्त करीब 2:30 बजे थे। नोएडा के सेक्टर 18 के एक पब से निकलकर नमन और ध्रुव दिल्ली की सर्दी वाली रात में घने कोहरे में हल्के नशे में ड्राइव करके साकेत अपने फ्लैट की ओर निकल पड़े थे। गाड़ी के वाइपर चल रहे थे। नमन को बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी। ध्रुव फिर भी होश में था और आराम से ड्राइव भी कर ले रहा था जब थोड़ी दूरी पे ही ध्रुव को एक लड़की लिफ्ट मांगने को हाथ लहराती हुई नजर आई। गाड़ी रोके उससे पहले ही वो आगे निकल चुके थे। इतनी रात को एक लड़की ऐसे सड़क पे दिल्ली में ऐसे अकेली, शायद मदद चाहिए हो। यही सोचकर ध्रुव ने गाड़ी रोकी और धीमे धीमे गाड़ी को बैक करने लगा और अंदाजन जहां पर वो लड़की खड़ी थी उतनी पीछे गाड़ी ले जाकर देखा तो वो लड़की वहां थी ही नहीं। ध्रुव को लगा शायद थोड़ा और पीछे थी वो लड़की, इसलिए उसने गाड़ी थोड़ी और पीछे ली, लेकिन लड़की वहां भी नहीं थी। अब ध्रुव को थोड़ा अजीब लगा
उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और झाग के बाहर जहां तक देखा उतना देख के पाया कि वहां दूर दूर तक कोई लड़की नहीं थी। ध्रुव ने शीशा बंद करके गाड़ी वापस स्टार्ट की और घर की ओर चल दिया। बेकार की इस बात से और घर पहुंचते पहुंचते उसका नशा पूरी तरह से उतर गया था। सोफे पे बैठते हुए ध्रुव ने नमन से कहा, मुझे यार और चाहिए, पेट्रोल पंप के पास से लेकर आता हूं, तू पिएगा? नमन को काफी चढ़ी हुई थी, सर में उसे दर्द सा हो रहा था। उसने आधे होश वाली हालत में ही कहा, नहीं यार, बहुत हो गई भाई, तू ही पी अब। ध्रुव हंसता हुआ घर से बाहर निकल गया, जबकि नमन सोफे से उठा और फिर नींबू पानी बनाने को किचन में जाकर नींबू, शक्कर और नमक निकालकर एक जगह रखा ही था जब दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है? यही सोचकर नमन ने सर पकड़े हुए दरवाजा खोला तो देखा बाहर कोई भी नहीं था। एक झटके में नशा जैसे पूरा उतर गया। सरदर्द से परेशान और चिढ़े हुए से नमन ने दरवाजा बंद करके वापस किचन की ओर कदम बढ़ाए ही थे जब एक बार फिर से डोरबेल बजी। नमन ने एक झटके से गुस्से में दरवाजा खोला तो अरे यार, कार की चाबी तो मैं घर में ही भूल गया। ये कहता हुआ ध्रुव नमन के सामने से उसको बिल्कुल नजरअंदाज करता हुआ सीधा अंदर के कमरे में चला गया और दरवाजा बंद किए बिना ही उसके पीछे पीछे नमन भी अंदर तो गया, लेकिन कमरा तो खाली पड़ा था। ध्रुव कमरे में था ही नहीं। नमन के सामने ध्रुव अभी अभी कमरे में तो घुसा था, लेकिन उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, एक ही पल में कहां गया। कमरे की खिड़कियां सारी बंद थी और कोई बाथरूम या दूसरा दरवाजा भी नहीं था बाहर जाने को। नमन ने जेब से तुरंत फोन निकाला और ध्रुव को फोन मिलाया और ध्रुव के फोन उठाते ही नमन ने कहा, तू कहां है? अभी अभी कमरे में मेरे सामने से गया और कहां गायब हो गया? ध्रुव नमन के मुंह से ये सारी बातें सुनते ही जोर से हंसा और कहा, भाई जब हजम नहीं होती है तो इतनी पीता क्यों है? मैं गाड़ी में हूँ, माल लेने गुड़गांव जा रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो ये ले, सुन ले। अब हुआ यकीन? नशे में ऐसा होता है भाई, चल सो जा। नमन ने भी सोचा सही ही है, चढ़ी तो थी उसे बहुत ज्यादा। फोन रखी जब वो वापस किचन में जाने को पलटा तो कमरे से निकलकर उसने जो देखा उससे उसका बचा खुचा नशा भी उतर गया और घबराहट ऐसी जो उसके बदन पर चींटियों की रेंगने जैसा एहसास दे रही थी, क्योंकि जो मेन दरवाजा नमन खोला छोड़कर आया था वो बंद पड़ा था और कुंडी अंदर से लगी थी। और किचन में जाने पर पाया जो नींबू पानी नमन ने बनाना शुरू भी नहीं किया था वो पूरी तरह से बना हुआ उसके सामने रखा था। नमन घबराया हुआ तो था, लेकिन डरने या घबराने से ज्यादा उसे अपने नशे से परेशानी हो रही थी। नमन ने ग्लास उठाया और किचन के सिंक में उड़ेल दिया। नींबू पानी सिंक से तो उतरा, लेकिन आवाज ऐसी आने लगी जैसे नींबू पानी पाइप से नाले में नहीं किसी के हलक में जा रहा था और घूंट दर घूंट उसे कोई पी रहा था। नमन के हाथ से ग्लास छूटकर सिंक में गिर गया और वो वहां से
उल्टे पांव बाहर की ओर भागा। उसने घर के मेन दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेन दरवाजा बाहर से बंद पड़ा था। नमन का सारा नशा एक झटके में उतर गया। इस वक्त सर दर्द नहीं, आते हुए बेहिसाब पसीने की वजह से नमन ज्यादा परेशान हुए जा रहा था। दरवाजा हो न हो ध्रुव ने ही जाते वक्त बंद किया होगा। तुरंत जेब से फोन निकालकर नमन ने ध्रुव का नंबर मिलाया और ध्रुव के फोन रिसीव करते ही नमन उस पर बरस पड़ा। तू दरवाजे को बाहर से बंद करके क्यों चला गया? हाँ, यहाँ मेरी जान पे बनी हुई है और तू पता नहीं कहाँ है। ध्रुव ने बस इतना सुना और सुनते के साथ ही उसने भी चिल्लाते हुए कहा, अबे रात रात भर रोज इतनी पिएगा तो ऐसे ही पागलों जैसी बातें करेगा तू। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया है, समझे नशेड़ी? और सुन, तू डर मत, 5 मिनट में घर पर। अपनी बात ध्रुव पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि नमन की चीख इतनी तेज थी फोन पर कि ध्रुव के हाथ से छूटकर फोन गाड़ी में ही गिर गया। अगले 5 मिनट में ध्रुव घर के सामने था। एक धक्का मार के दरवाजा खोला तो सामने सोफे पर बैठकर टीवी देखता नमन उससे बोला, अबे क्या हुआ, दरवाजा तोड़ेगा क्या? ध्रुव ने हाँफते हुए उससे कहा, अबे तू बिल्कुल ठीक है, फिर चीखा क्यों था फोन पर अभी? नमन का आधा पिया हुआ घूंट उसने छोड़कर टेबल पर ग्लास रखते हुए कहा, मैं फोन पे चीखा? भाई तेरी तबीयत तो ठीक है? कॉल लिस्ट देख, कोई फोन वोन नहीं किया मैंने तुझे। ध्रुव ने तुरंत अपना फोन निकाला और कॉल लिस्ट खोलकर नमन को दिखाने जा ही रहा था, जब उसकी खुद की नजर कॉल लिस्ट पर पड़ी और उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि नमन ने सचमुच फोन किया ही नहीं था। ध्रुव ऐसे ही सोफे पर बैठा जैसे उसके कंधे से बड़ा कोई बोझ उतर गया। नमन ने अपना रखा हुआ ग्लास उठाया और वापस टीवी देखते हुए शराब पीने लगा। यार आइस ले आता हूं, एक पटियाला पीना पड़ेगा। ध्रुव ये कहते हुए सीधा फ्रिज तक गया और फ्रिज के खोलते ही ध्रुव के गले से एक अजीब सी डरी हुई चीख निकली, क्योंकि उसके सामने फ्रिज के अंदर एक लड़की दुबक कर बैठी हुई थी। नमन चीख सुन के वहीं से चिल्लाया और दौड़ता हुआ आया। अरे अब क्या हो गया, तू चीखा क्यों भाई? और ध्रुव ने पलटकर एक बार फिर फ्रिज में झांका तो उसमें कोई नहीं था। हालत ऐसी थी कि कुछ बोलकर नमन को ध्रुव कुछ बता भी नहीं पा रहा था। नमन किसी तरह ध्रुव को संभालकर सोफे तक लाया और कुछ देर में ध्रुव थोड़ा कहीं जाकर ठीक हुआ। उसने एक ड्रिंक बनाकर पी और उठकर सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगा। ऊपर पहुंच के कमरे का दरवाजा खोलते ही उसकी एक चीख उस घर में बहुत जोर से गूंजी। ध्रुव के सामने कमरे के अंदर बिस्तर पर एक नमन खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ध्रुव ने पलटकर सीढ़ी से नीचे झांका तो देखा नमन बड़े आराम से मजे में शराब के घूंट पीता हुआ टीवी देख रहा था। ध्रुव ने वापस कमरे में झांका तो फिर खून से लथपथ नमन
अभी भी उसके सामने